प्रशासन का, करनाल पुलिस का, एजेंसीज जो हैं, क्योंकि हम अगर कहें कि टोटल हरियाणा पुलिस, उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया। एजेंसीज का भी रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान से इतना सामान आना और फिर ये तेलंगाना जाना, पहले नांदेड़ साहब गया, नांदेड़ साहब का मतलब महाराष्ट्र। जब लुधियाना के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था, कोर्ट के अंदर कुछ समय पहले, इलेक्शन से पहले, जब जर्मनी से एक टेररिस्ट को गुरपंत सिंह पन्नू का साथी था, उन्होंने लुधियाना में अटैक किया था कोर्ट में। जब उससे पूछताछ हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ जर्मनी गवर्नमेंट से बात करके, तो ये चीज़ पिक्चर क्लियर सामने आ गई थी। अगला निशाना इनका दिल्ली और बॉम्बे है। अब नांदेड़ साहब से वो RDX, वो हथियार कहाँ गए, ये तो वही बता सकते हैं। और ड्रोन एक पूरी दुनिया के लिए, पूरी देश के लिए, हमारे देश के लिए कैसी समस्या बन गया। हम कितना भी सीमाओं को सुरक्षित कर लें, जिस तरीके से एक आतंकवादी, उसकी ज़मीन वहाँ थी, किस तरीके से मेल मिलाप हुआ और हरियाणा से निकला। और जब आंदोलन था सिंधु बॉर्डर पे, उस वक्त क्या क्या निकला होगा। उस वक्त तो पूरी मनमर्जी थी सबकी, पुलिस के हाथ में वो कंट्रोल था ही नहीं। तो इतना खतरनाक हथियार जाने, उन्होंने दिल्ली वारदात करनी थी, बॉम्बे करनी थी, तेलंगाना करनी थी, कहाँ करनी थी, थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि तेलंगाना महाराष्ट्र तो बहुत दूर है। और गुजरात की सीमाएं जो हैं, मैं वहाँ BSF के पास जाता रहता हूँ, राजस्थान में मैं जाता रहता हूँ। वो बॉर्डर और हमारे बॉर्डर, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर, बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ मीलों मील तक, गुजरात के मीलों मील तक हमारी तो लाइटें नज़र आएंगी, हमारी हर चीज़ उनको नज़र आएगी, पर हम उनकी नहीं देख सकते, इतनी बहुत दूरी है। पर सबसे बड़ी हमें इस चीज़ की खुशी है, जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस पॉलिसी को संभाला, हमारी सीमाएं टोटल सुरक्षित हुई हैं। पंजाब में भी हुई हैं, पर पंजाब में ड्रोन के कारण अभी भी हथियार आ रहे, टिफिन बम पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया। तक गुजरात के मीलों मील तक हमारी तो लाइटें नज़र आएंगी, हमारी हर चीज़ उनको नज़र आएगी, पर हम उनकी नहीं देख सकते, इतनी बहुत दूरी है। पर सबसे बड़ी हमें इस चीज़ की खुशी है, जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस पॉलिसी को संभाला, हमारी सीमाएं टोटल सुरक्षित हुई हैं। पंजाब में भी हुई हैं, पर पंजाब में ड्रोन के कारण अभी भी हथियार आ रहे, टिफिन बम पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया, बार बार टेररिस्ट पकड़े जा रहे। सवाल सबसे बड़ा ये है, सिख समुदाय से कब लोग निकलेंगे इन बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, सिख कौम का अपमान करने वाले, सिख कौम को बदनाम करने वाले के खिलाफ कब हमारी तरह निकलेंगे कि ये लोग भारत माँ के गद्दार हैं, ये सिख कौम के गद्दार हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। अब कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में कितना सुंदर कार्यक्रम किया, कीर्तन दरबार कराया वहाँ पे। ऐसा कभी नहीं किसी ने किया। मैं बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। सिख कौम के इतिहास को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को बताते हैं, हमारे 10 गुरुओं की क्या कुर्बानी थी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जी की क्या कुर्बानी थी, उनकी साहिबजादों की क्या कुर्बानी थी। पर सिख कौम से क्यों ना निकले मानवता का कत्लेआम करने वाले। अगर ये बम कहीं चल जाते, इसमें हिंदू का भी नुकसान होता, सिख का भी होता, मुसलमान का भी होता, ईसाई का भी होता। और ये भूखा नंगा पाकिस्तान, जो आतंकवादी वहां से बैठे हैं पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनको सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हम सिख कौम के आगू हैं, ये कहते सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार आप हैं। ये इनको पूछना चाहता हूं, जब ननकाना साहब में अपमान हुआ गुरु नानक देव साहब के गुरुद्वारा साहब का, जब एक काफिर ने कहा कि ननकाना साहब का हम नाम बदल देंगे,
मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बब्बर खालसा को, ये बब्बर खालसा, ये कुत्ते लोग हैं, खालसा नहीं, ये कुत्ते खालस का नाम देके, बब्बर का नाम देके ये कौम को बदनाम करते हैं। अरे बब्बर खालसा वालों, झूठे मक्कार लोगों, आतंकवादियों, बेगुनाहों के कातलों, सिख कौम की मर्यादा के उल्ट चढ़ने वालों, इस सिख कौम की पगड़ी के दाग लगाने वालों। अरे महाराजा रणजीत सिंह का जब स्टैचू तोड़ा गया, वो महाराजा रणजीत सिंह जिनका काबुल कंधार तक राज था, जिनकी फौजों के जर्नैल थे, सरदार हरि सिंह नलू साहब को कहोगे आओ, नहीं आए तो खिलाफ चलेंगे, सलूट करता हूं। कुछ चीफ मिनिस्टर को नहीं गया। सर आजकल बहुत सारे युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, ये खालिस्तान का, भिंडरावाला का फोटो लगा के घूमते हैं, किस तरीके से बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल किया। गाने चला रहे देखो हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, ये आप फिर भी आपके अंदर एक ज़मीर है। यहाँ हरियाणा की प्रेस के अंदर एक ज़मीर है, मैं उधर नहीं कहूँगा, उधर ज़मीर नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी को भी ये कौन थे। देखो मैं रहा हूँ अमृतसर, अभी भी मेरा घर वहीं है, सामने हवेली, सामने हरमंदिर साहब। जब पहला बम चला था ना 83 या 82 में, तो चैलेंज आया था अंदर से, भिंडरावाला था अंदर, हमेशा तिरंगा झंडा लहराते, उम्र छोटी थी, बेटा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। एक पुलिस ऑफिसर आता, नाम होता तिलक राज, अभी याद है, SHO, कहना साहब रास्ता बदलो। मैं क्यों? कहते उनका थ्रेट आया कि बम चलाएंगे अगर आप तिरंगा झंडा यहाँ लहराओगे। मैं कहा मैं खालिस्तान का झंडा लहरा रहा हूँ, मैं देश के तिरंगा झंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, बम चले या गोलियाँ चले, तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। लहराया, सुबह 5 बजे बम फेंका, 12 बजे झंडा लहराया। मैं उस वक्त का जानता हूँ। मुझे एक चीज़ बता दो यार, 36,000 बेगुनाहों का यार कत्लेआम कर दिया। सोच के 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो 36,000 कितने होते हैं। 19,000 यार हमारे हिंदू भाई शहीद कर दिए। हमारी जमीर कहाँ मर गई यार, हम कहाँ चले गए यार। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद आज तक हम लड़ते लड़ते, अभी हम बम्बों गोलियों से नहीं थकते, हम मौत से नहीं थकते। मौत हमारी दोस्त है। हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं जब देश का पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो जाता है, जब इन आतंकवादियों के 36,000 बेगुनाहों के कातलों पे ऐसे बम चलाने वालों के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती है, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार यार खड़े हो जाते हैं। और एक टाइम की फीस यार 20-20 लाख रुपया इन आतंकवादियों के लिए, जो अभी बब्बर खालसा के पकड़े गए। आप मैं लिख लो, मैं फिर आऊँगा, जिंदा रहा फिर आऊँगा। इन कुत्तों का पता नहीं कब धोखे से मारे, हम मौत हमारी दोस्त हम आएंगे, फिर आऊँगा। आप मेरी बातों को नोट करके रखना, इसके लिए यही वकील खड़े होंगे, ये वाले। इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है? इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है? जो ये उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया। आप बोलेंगे, कोई और बोले, वो सरदार जी बोलेंगे मेरी तरह तो असर होगा। वो सरदार जी ने मेरी तरह बोले, विरोध करेंगे ना, मैं बोलूँगा असर होगा। आप बोलेंगे, कहते आप तो फिरका प्रस्त हो भाई, आप तो हिंदू हो भाई। जबकि चल जाता करनाल में तो पूरा करनाल बदनाम होता, पूरा हरियाणा बदनाम होता, पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी होती। हमारा जो पूरे हिंदुस्तान में दुनिया का व्यापारी आज हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर या कहीं भी एक व्यापार की योजना बनाता है, वो हरियाणा की धरती को सेफ समझता है। हरियाणा की धरती के अंदर डेवलपमेंट है, विकास है, तरक्की है। हरियाणा आप गुड़गांव चले जाओ, आपको लगेगा कि नहीं कि हरियाणा का ऐसा लगेगा पता नहीं फॉरेन घूम रहे हैं हम, इतनी डेवलपमेंट हुई हरियाणा के अंदर। आप उस हरियाणा की धरती को आप बदनाम करने चले गए। मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूँ। ये खोलो बेटा, पेपर खोलो। मैं पेपर दिखाना चाहता हूँ कि ये आतंकवादियों के जो इरादे, उतनी देर तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मेरे केस के अंदर, जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया था, कि आतंकवादियों को जब दूसरों की हत्या करते हैं, किसी का बहन का सुहाग उजाड़ते हैं, किसी को बच्चे को यतीम करते हैं, खून की नदियां बहाते हैं, उन वक्त इनको तरस नहीं आता। अब ये लोग पकड़े जाते हैं। ये बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी पकड़े गए ना, ला मेरी बात लिख लो, टाइम नोट कर लो, रिकॉर्डिंग ले लेना। 2 साल के बाद कहूँगा ये बंदी सिख बन जाएंगे, बंदी सिख। जैसे सरदार बेअंत सिंह के कातिल, दूसरे पेपर, बेअंत सिंह के कातिल राजूआना को अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं
कि इसको छोड़ दिया जाए। चीफ मिनिस्टर को शहीद कर दिया जिसने पंजाब को अमन शांति दिया। अब मेरे पे बम चलाने वाले देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर दिल्ली में 40 किलो RDX चलाया, 38 लोग शहीद हुए। आज तक केस लड़ रहा हूँ। उसके लिए वकील कौन पेश होता है? वकीलों की लिस्ट देखो, ये देखो कपिल सिब्बल, एक टाइम की फीस। ऐसे आतंकवादियों के लिए आएंगे या वकील? मैं आपको बता दूं कौन पैसा देगा। फॉरेन से फंडिंग आएगी, पाकिस्तान से फंडिंग आएगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई, जहां आप नमस्तक करते हैं, वहां आपका पैसा आतंकवादियों को इनको दिया जाएगा। दूजे ले आओ हाँ जी। ऐसे ऐसे वकील खड़े होंगे। मुकुल रत्तोगी अभी खड़ा हुआ इस मेरे केस के अंदर। मुकुल रत्तोगी 1 घंटे का लिया 20 लाख। किसने दिया? अभी 20 लाख। सवाल है आतंकवादी पकड़े गए, आपने न्यूज चला दी, न्यूज बहुत तेजी से चल रही है, आतंकवादी पकड़े गए, पर आप उसका भी सवाल करेंगे सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को भी। 2 साल के बाद इस आतंकवादी की पोजीशन क्या होगी? आए अपने बच्चों को उस वक्त कहा करती थी बच्चे सो जा, नलुआ आ गया। वो हमारा हिंदुस्तान का राज, वो हमारा काबुल कंधार तक राज आज रह गया। पंजाब इतना सा, हरियाणा भी निकल गया, गंगानगर राजस्थान भी निकल गया, इतना सा रह गया। उसका जब स्टैचू तोड़ा उस वक्त बब्बर खालसा वालों कहाँ थे आप? जब ननकाना साहब के ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, और उस वक्त बब्बर खालसा वालों, खालस को बदनाम करने वाले, बब्बर को बदनाम करने वाले, उस वक्त आप कहाँ थे? जब हमारे हिंदू धर्म की बाहू बेटियों का अपमान हो रहा है, वो अभी भी वहां पे उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सिख कौम सजाई गई मजलूमों की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर अपना शीश निछावर कर दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती लोहों पे आजकल के दिनों में उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, धर्म के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए नहीं कुर्बान कर दिया। कहाँ थे वो? बब्बर खालसा वाला दाढ़ी रख के, पगड़ी पहन के सिख कौम को बदनाम करते हो। आप सिख कौम के गद्दार हो, आप इस मातृभूमि के गद्दार हो। जब काबुल के अंदर एक गुरु मेरे थे, आप उसका ये मतलब समझते हो हमारे से सारे डर गए? सिख कौम की ये मर्यादा नहीं है। और कश्मीर के अंदर आज से कई साल पहले सिख भाइयों को खड़ा करके लाइन में 25-30 के करीब गोलियों का निशाना बना दिया हुआ है। उससे उस वक्त खालिस्तानी हो, आप कहाँ थे? वो मुल्क के गद्दारों, कौम के गद्दारों, कहाँ थे आप? आपको हिंदुस्तान ही मिला है जहां पॉलिसी नरम आपको लगती है पंजाब के लोगों को। सोचना चाहिए सिख कौम कहाँ थी, कहाँ पहुंचा रहे हैं। पहले सिंधु बॉर्डर के ऊपर हम किसानों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल किसानों के खिलाफ नहीं है। कहाँ है आज चूड़नी जी, कहाँ है राजोवाल जी? आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते जनाब, हम कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। चुनाव नहीं लड़ते, चले गए चुनाव लड़ने, जमानतें जब्त करा बैठे। आंदोलन कहाँ गया इनका? और वहाँ खालिस्तान के सिंधु बॉर्डर पे नारे लगते रहे। हरियाणा के मेरे किसान भाइयों, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हमने कभी ऐसे खालिस्तान के नारे किसी धरती पे पंजाब में लगने नहीं दिए। खुल के जवाब दिया, शरीर के हिस्से तोड़वाया, देखो शरीर टूटा पड़ा है शरीर। पर खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी तरह इस टूटे से शरीर से लाशों पे फिर निकल जाएगा। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों को, प्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ। हम उस चीज़ों से निकले, हमें गम इस चीज़ का है। हमारी कौम से क्यों ना निकले? यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के अंदर क्यों ना निकले? जे क्यों जिम्मेदार लोग जवाब ना दें?